तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी मींस कि सबसे पहले तो ये हमारे फर्स्ट 7 5-year प्लान, ये हमारे फर्स्ट 7 5-year प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव रहा है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का मतलब कि जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट पे तो हैवी टैरिफ लगा दिया और उसके लिए इंपोर्ट कोटा भी फिक्स कर दिया। जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे उनको इंपोर्ट करने की बजाय अपनी ही कंट्री में उनका प्रोडक्शन किया जाए, उसको हम बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इसका जो मेन मोटिव है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का, इसके दो मेन मोटिव हैं। एक तो हमारी डोमेस्टिक कंट्री की जो इंडस्ट्रीज थी उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाना, सेव डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। सेकंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था सेव फॉरेन एक्सचेंज। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, तो हैवी टैरिफ लगा दिया, यानी कि जो भी चीजें हम इंपोर्ट करते थे उन पे हैवी टैक्स लगा दिया और टैक्स लगाने की वजह से वो चीजें महंगी हो गई, महंगी होंगी तो हम उनका इंपोर्ट करने लग गए। दूसरा उसके लिए कोटा फिक्स कर दिया, कोटा मींस उसकी मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी कि उस लिमिट से ज्यादा हम चीजों को नहीं खरीद सकते थे। टेक्निकली जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी है इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या है, जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते थे उनको इंपोर्ट करने की बजाय अपनी ही कंट्री में उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। मेन मोटिव हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाना। सेकंड ऑब्जेक्टिव सेव फॉरेन एक्सचेंज, ताकि उस फॉरेन एक्सचेंज का हम यूज कर सके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने में या फिर जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट है उनको परचेज करने में। और इसके लिए जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी है वो कैसे अडॉप्ट की गई, इंपोर्ट्स को कैसे सब्स्टिट्यूट किया गया, इंपोर्ट पे हैवी टैरिफ हैवी टैक्स लगा दिया, उसके लिए कोटा फिक्स कर दिया गया, मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी गई ताकि उस लिमिट से ज्यादा हम चीजों को इंपोर्ट ना कर सके। 1980s के मिड तक भी हमारी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी थी। 1980s के मिड तक भी हमारी कंट्री ने एक्सपोर्ट प्रमोशन पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी गवर्नमेंट को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट करने का मेन मोटिव ये भी था कि हमारी इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सके, क्योंकि पता था हमारी गवर्नमेंट को कि अगर फॉरेन से कंपटीशन नहीं होगा हमारी जो फार्म है वो अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। लेकिन उनको ये भी पता था कि अगर हमारी इंडस्ट्रीज को फॉरेन की इंडस्ट्रीज से कंपटीशन फेस करना पड़ता तो हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनकी जितनी डेवलपमेंट हुई है 1950 टू 1990 तक उतनी डेवलपमेंट नहीं होती। हमारे यहाँ पे जब इंडस्ट्रीज शुरू ही नहीं होती तो कंपटीशन कैसे फेस करती। अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया कि हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो फॉरेन से उनका कंपटीशन ना हो, शुरू में हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप हो जाए, धीरे धीरे करके वो अपने आप को अपनी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाना भी शुरू कर देंगी, कंपटीशन फेस करना भी शुरू कर देंगी। ये मेन मोटिव था हमारी गवर्नमेंट का। अब जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी हमारी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की इसके बहुत सारे फायदे भी हमें मिले।
तो जीडीपी ग्रोथ में कि हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुआ। पहले जीडीपी में हमारी इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन था वो हमारा था 13% के आसपास। जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो था 13% 1950 में, और उसके बाद ये इंक्रीज होके हो गया 24% के आसपास, 25 आप कह सकते हो, 24 या 25, 24.6%, इनकी 24.6 या 25%। तो ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ वो हुआ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की वजह से या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी की वजह से। फर्स्ट पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे इसकी मेरिट में, जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हुआ ड्यू टू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। सेकंड, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन हुआ। डाइवर्सिफिकेशन मींस अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे शुरू हो गई। इसमें हम कहेंगे कि हम इंजीनियरिंग गुड्स हमारे यहाँ पे बनाने लग गए, कंज्यूमर गुड्स में हमने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह की जो इंडस्ट्रीज है वो भी शुरू हुई ड्यू टू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की वजह से एक फायदा हमें ये भी मिला कि हमारी जो एसएसआई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनको मोटिवेशन मिला। क्योंकि अगर हमारी इंडस्ट्रीज को, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनकी डेवलपमेंट पे इनको हमारी गवर्नमेंट ने मोटिवेट किया, क्योंकि जो एसएसआई है इनमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कहीं पे भी शुरू की जा सकते हैं, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ये यूज करती है। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अडॉप्ट ना करती तो हमारे यहाँ पे जो एसएसआई है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि उनको फॉरेन से कंपटीशन फेस करना पड़ता फॉरेन की इंडस्ट्रीज से, और वो उनके कंपटीशन के आगे नहीं टिक पाती। तो जो एसएसआई है उनको भी मोटिवेशन मिला, उनकी भी डेवलपमेंट हुई, क्योंकि एसएसआई इसीलिए हमारे यहाँ पे डेवलप हो पाई क्योंकि उनको फॉरेन इंडस्ट्रीज से कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा। जो एसएसआई है, एक तो लेटेंट रिसोर्सेज है, यानी कि जो हिडन रिसोर्सेज होते हैं, जो कम क्वांटिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनका यूज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं कर सकती, उनका यूज एसएसआई ने किया। और अगर हम कोई एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री शुरू करते हैं तो जो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन हो जाती है, कुछ हाथों के में ही पैसे चले जाते हैं, लेकिन एसएसआई की वजह से जिन लोगों के पास कम रिसोर्सेज थे उन लोगों ने भी अपना काम शुरू किया, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली एसएसआई की वजह से। जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी है या जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी है, इसके बैड इंपैक्ट भी हुए। एक तो जो पब्लिक सेक्टर था उसकी मोनोपोली क्रिएट हो गई, क्योंकि मोस्टली जो इंडस्ट्रीज थी वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी गई थी, जो प्राइवेट सेक्टर था उसको रेगुलेट किया गया था। हमारे यहाँ पे जो भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी थी उसकी वजह से जो फॉरेन इंडस्ट्रीज थी उनसे हमारी इंडस्ट्रीज को कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ रहा था, प्राइवेट सेक्टर को भी रेगुलेट किया गया था, तो हमारे यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर था उसकी मोनोपोली क्रिएट हो गई। तो हमारे यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर था वो ऐसी गुड्स का भी प्रोडक्शन कर रहा था जिन गुड्स का प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर कर सकता था। कि फॉर एग्जांपल ब्रेड जैसी चीजों का प्रोडक्शन करने में भी हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो लगा हुआ था। ऐसे ही जो हमारे, अगर हम देखें तो आजकल फोन कंपनी है, इनके ऑटोमेटिक हमारे पास फोन आते रहते हैं कि आप ये सिम ले लो, ये सिम ले लो, आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले 1990s भी हमें एक फोन कनेक्शन लेने के लिए कई महीनों इंतजार करना पड़ता था, जबकि बहुत ज्यादा डिमांड भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक कनेक्शन लेने के लिए कई कई महीनों तक कस्टमर को वेट करनी पड़ती थी। तो जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी थी इसकी वजह से हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर था उसकी मोनोपोली क्रिएट हो गई। और ब्रेड जैसी कंपनीज में भी, ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारा पब्लिक सेक्टर लगा हुआ था, जबकि इसका जो प्रोडक्शन है वो तो प्राइवेट सेक्टर कर सकता था, इसमें पब्लिक सेक्टर की कोई जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट जो बैड इंपैक्ट हुआ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का, वो था लैक ऑफ कंपटीशन।
लैक ऑफ कंपटीशन, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उसमें पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली थी पहला, तो प्राइवेट सेक्टर का भी रेगुलेटेड डेवलपमेंट था, और जो फॉरेन जो इंडस्ट्रीज थी उनसे भी हमें कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ रहा था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की वजह से। इसीलिए हमारे यहाँ पे कंपटीशन की बहुत ज्यादा कमी थी। हमारे यहाँ पे फिएट और एम्बेसडर जैसी गाड़ियां, वही गाड़ियां चलती थी, वही लोग खरीदते थे और उनको यूज करते थे, उनमें कोई भी मॉडर्नाइजेशन कंपनीज नहीं कर रही थी, उनमें कोई चेंज नहीं कर रही थी, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज थी उनको पता था कि उन्हें किसी से कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ रहा, जो भी चीजें वो बनाती है वही लोगों को परचेज करनी पड़ती थी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा नुकसान ये था कि कंपटीशन की बहुत ज्यादा कमी थी, और कंपटीशन ना होने की वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज नहीं हुए। नेक्स्ट की जो डिमेरिट थी वो थी इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पीएसयू। इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पीएसयू मींस कि जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया कि पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली क्रिएट हो गई थी, तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का भी रेगुलेटेड डेवलपमेंट था तो प्राइवेट सेक्टर से भी उसका कोई कंपटीशन नहीं था, और हमने जो दूसरी कंट्री से हम जो इंपोर्ट करते थे उस पर भी हैवी ड्यूटी लगा रखी थी, हैवी टैक्स लगा रखे थे, इंपोर्ट कोटा फिक्स कर रखे थे, तो फॉरेन की जो गुड्स थी उनसे भी कोई कंपटीशन नहीं था, तो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली थी। और पब्लिक सेक्टर में इसीलिए मेन इनएफिशिएंसी क्रिएट हो गई, लीकेज, फिल्ट्रेज, ये सब कुछ चलता था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पीएसयू, जो पीएसयू थी धीरे धीरे उन चीजों का प्रोडक्शन भी करने लग गई जिसमें उनके एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं थी। शुरू में जब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया गया तो उस टाइम जो पॉलिसी थी उसका यही मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारी कमांडिंग हाइट्स थी, यानी कि हमारी कंट्री के लिए जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की जो इंडस्ट्रीज थी, जो हैवी इंडस्ट्रीज थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इंडस्ट्रीज थी, उनका प्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स थी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी उनको भी स्वेलो करना, उनको भी निगलना शुरू कर दिया। जिन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर अच्छे से प्रोडक्शन कर सकता था उन चीजों में भी पब्लिक सेक्टर ने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, जैसे ब्रेड मेकिंग में, शू मेकिंग में, इन इंडस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर की एंट्री करने की जरूरत नहीं थी। इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड मींस कि जहां पे पब्लिक सेक्टर की एंट्री करने की जरूरत नहीं थी उन इंडस्ट्रीज में भी पब्लिक सेक्टर ने एंट्री की और प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट जो इसका बैड इम्पैक्ट था वो था इकोनॉमिकली अनवाइबल। इकोनॉमिकली अनवाइबल जो एंटरप्राइजेस थी, इकोनॉमिकल अनवाइबल एंटरप्राइजेस मींस ऐसे इंडस्ट्रीज जो लॉस में चल रही थी उनको भी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ने उनको भी बंद नहीं किया, क्योंकि किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बंद करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बंद करती है तो बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट कई बार तो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बंद करेगी उसी को लोग वोट नहीं देंगे, तो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी गुडविल के लिए गवर्नमेंट है वो लॉस में चलने वाली जो इंडस्ट्रीज है उनको बंद नहीं करती। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जो गवर्नमेंट है वो उसको बंद नहीं कर पाती, क्योंकि उसे बंद करने से बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो कुछ पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स भी ऐसी थी जो लॉस में चल रही थी और इसीलिए उनको पब्लिक सेक्टर ने अंडरटेक लिया। जो प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी वो फिर कन्वर्ट हो गई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, ताकि उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका नुकसान ना हो, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो चलती रहे। अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो मोस्टली जो प्राइवेट सेक्टर है अगर उनकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चल रही है तो वो बहुत लंबे टाइम तक वेट नहीं करते, उनको बंद कर देते हैं और अपने उस पैसे को विड्रॉ करके कहीं और इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। ये हमारी कुछ डिमेरिट्स थे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी की। अगर जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की जगह हमारी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की होती एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी, तो उससे हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होते
और एक्सपोर्ट अगर हमारे इंक्रीज होते तो हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी इंक्रीज होती, तो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट और ज्यादा तेजी से होती। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे एक तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की मोनोपोली क्रिएट हो गई, दूसरा कंपटीशन की बहुत ज्यादा कमी थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट नहीं किया, और मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट ना करने की वजह से हमारे जो प्रोडक्ट थे वो ऐसे नहीं थे कि जिनको एक्सपोर्ट किया जा सके, तो इसीलिए हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं हुए। और 1980s के मिड तक भी हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की वजह से ही हमारे यहाँ के जो फॉरेन एक्सचेंज थे वो 1990 के एंड तक इतने ज्यादा कम हो गए थे कि हमारे पास 15 दिन के इंपोर्ट बिल पे करने के भी पैसे हमारे पास नहीं थे। हमारी कंट्री के जो गवर्नमेंट का जो बजट था वो भी डेफिसिट बजट था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही थी और जो उसकी रेवेन्यू थे वो बहुत ज्यादा कम थे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा था, लोगों की इनकम इंक्रीज नहीं हो रही थी, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स का जो सोर्स था, टैक्स की जो प्रोसीजर थी वो भी कॉम्प्लेक्स थी। गवर्नमेंट के रेवेन्यू तो इंक्रीज हो नहीं रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने की वजह से, लोगों की इनकम ना होने की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गवर्नमेंट को कंजम्पशन या मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ता था, तो हमारी गवर्नमेंट का जो बजट था वो भी डेफिसिट बजट था। और हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट इंक्रीज ना होने की वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो भी हमारा बीओपी क्राइसिस था, कि हमारे इंपोर्ट ज्यादा थे और हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कम थे। और हमारे यहाँ पे जो चीजें थी उनका भी प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी, प्रोडक्शन उतनी तेजी से नहीं हो रहा था, तो इसीलिए चीजों की प्राइस भी इंक्रीज होते जा रहे थे। और हमारे पास 15 दिन के एक्सपोर्ट बिल पे करने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं था,